जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास के माध्यम से हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए प्राइमरी ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 3 को। इसके पहले वाली क्लासेस में हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को देख लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने नहीं देखा है तो जा करके उन क्लास को भी देख लीजिए, क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। आज का हमारा क्लास है यूपी टेट ईवीएस प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है साथियों। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है? ए विकल्प है केचुआ, बी विकल्प है गिद्ध, सी ऑप्शन है हंस और डी ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है? मनुष्य। यहाँ पर हम बात करें प्रकृति के सफाई कर्मी के बारे में, तो यहाँ पे गिद्ध को किस नाम से जानते हैं? प्रकृति के सफाई कर्मी के नाम से भी जानते हैं। ये किस प्रकार का जानवर है? इसके वेंजर टाइप का एनिमल है। कहने का मतलब जो मरे हुए अन्य मृत जंतुओं पर अपना जो है भोजन प्राप्त करते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? मुर्दाखोर कहते हैं। अगर आपसे यहाँ पर केचुए के बारे में पूछा जाए तो केचुए को क्या कहते हैं भैया? किसानों का दोस्त कहते हैं। किसानों का दोस्त कहते हैं या फिर किसानों का मित्र कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, उपजाऊ बनाते हैं। चलिए, यहाँ पे आप लोग प्रकृति के सफाई कर्मी का एक चित्र देख पा रहे हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर दूसरा प्रश्न दिया गया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स के द्वारा एटमॉस्फेयर से कौन सी गैस एब्जॉर्ब की जाती है? तो आप लोग जानते हैं पौधे अपना भोजन सूर्य की प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परिणाम स्वरूप शर्करा और ऑक्सीजन का जो है उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए करेक्ट उत्तर क्या होगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है यहाँ पे, और ऑक्सीजन गैस का क्या होता है भैया? उत्सर्जन होता है। तो पूछा क्या गया है? अवशोषित की जाती है। तो करेक्ट उत्तर आपका विकल्प डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विकल्प में कहीं पर दिया नहीं गया है। एक जबरदस्त क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है क्या कार्बन डाइऑक्साइड से आती है या फिर ये जल से आती है? तो मेरे भाई इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर आपका H2O हो जाएगा, जल स्रोत से आता है। आशा करते हैं प्रश्न समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है 3 नंबर का। बीटी कपास है। यह प्रश्न यूपी टेट 2014 में पूछा जा चुका है। बीटी कपास की यदि हम बात करें तो ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना? तो इसको क्या कहते हैं? हम लोग एक ट्रांसजेनिक पौधे के नाम से जानते हैं। करेक्ट उत्तर हमारा इस प्रश्न के लिए विकल्प हमारा बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2014 में पूछा गया सवाल है। आपको क्या करना है? PYQ को थोड़ा सा भी नजरअंदाज नहीं करना है। जो लोग पिछले साल टेट दिए थे, पिछले साल का कहने का मतलब 2021 में टेट हुआ था, पिछला 4 साल पहले, तो उसमें 2017 के क्वेश्चन रिपीट हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे जूनियर लेवल में भी पूछे गए थे, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, जल का अधिग्रहण, तो जल का और खनिज लवण का, मिनरल्स का और वाटर का, इन दोनों का भाई एब्जॉर्प्शन कहाँ से होता है? अधिग्रहण कहाँ से होता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा होता है। बात करें फ्लोएम टिश्यू के बारे में, तो आफ्टर फोटोसिंथेसिस, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, जो भोजन बनता है, जो शर्करा बनती है, उस भोज्य पदार्थ को पौधों के सभी भाग में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। कैसे याद रखेंगे? जा से जल और जा से जाइलम। आप कभी नहीं भूलिएगा, जल का अधिग्रहण जाइलम के द्वारा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? डाइकोटिलेडनस प्लांट कौन सा है? यूपी टेट 2014 का पूछा गया सवाल है। ए ऑप्शन है बांस, बी ऑप्शन है केला, सी ऑप्शन है सरसों और डी ऑप्शन है गन्ना। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों को पहचानने का सबसे आसान सा तरीका है, आप इनकी पत्तियों को देख लीजिए। जो एक बीजपत्री पौधे होंगे, मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स होंगे,
उनकी पत्तियों में समानांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा, समांतर सिरा विन्यास पाया जाएगा। अंग्रेजी में बोलें तो पैरेलल वेनेशन पाया जाएगा। जबकि जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, जालिकावत संरचना देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बांस, केला और गन्ना ये कैसे हैं भाई? मोनोकॉटिलेडनस प्लांट है। जबकि हमारा विकल्प सी हो जाएगा सरसों का पौधा। तो सरसों के पौधे का जो भाई पत्ता होता है वो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो है जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है, तो ऐसे पहचान सकते हैं। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, यूपी टेट 2014 में पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन 2026 में भी आ सकता है। तो भाई यहाँ पे पेपर टलने की भी संभावना है, लेकिन अभी फिलहाल जो डेट है वो 29-30 जनवरी को आपका भाई 4 पालियों में यूपी टेट आयोजित किया जाएगा। आप लोग जानते हैं पहली पाली में प्राइमरी लेवल, दूसरी पाली में जूनियर लेवल, फिर नेक्स्ट डे में क्या है? प्राइमरी लेवल, जूनियर लेवल। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला भाई एमाइटोसिस कहा जाता है, असूत्री विभाजन। दूसरा यहाँ पे माइटोसिस होता है जिसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और तीसरा यहाँ पे मियोसिस होता है। क्या होता है भैया? मियोसिस होता है, जिसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 आप लोग याद रखेंगे। पहला याद रखेंगे मियोसिस, क्या याद रखिएगा? मियोसिस। मियोसिस का हिंदी क्या हो गया? अर्धसूत्री विभाजन। और माइटोसिस का यदि हम लोग बात करेंगे तो इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब इसका एक भाई कैरेक्टरिस्टिक ये है मियोसिस का कि ये हमेशा जर्मिनल सेल्स में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। और माइटोसिस जो विभाजन देखने को नहीं पाया जाता है, डिवीजन, ये आपका सोमैटिक सेल्स में होता है, दैहिक कोशिकाओं में होता है। तो अब अर्धसूत्री विभाजन की बात की गई है, मियोसिस की बात की गई है, और आपको पता है जर्म सेल्स जीसी में होता है। तो अब चारों में से बताइए पौधे का कौन सा जर्म सेल वाला भाग है? तो आप सभी लोग बिल्कुल बताएंगे बिना सोचे हुए, परागकण। तो परागकणों में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? क्लव्स और सैफरन प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त होते हैं? तो लौंग भी क्या है? एक प्रकार का फूल है। और केसर भी क्या है? एक प्रकार से फूल से ही प्राप्त होता है। करेक्ट आंसर हमारा विकल्प हमारा सी हो जाएगा साथियों। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? यूपी टेट 2016 का प्रश्न। ए विकल्प फल भित्ति, बी विकल्प मध्य फल भित्ति, सी विकल्प मॉन्सल एरिल और डी विकल्प यहाँ पे अंतः फल भित्ति। इस प्रश्न को याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। मॉन्सल एरिल वाला पार्ट जो है खाया जाता है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पे लाइक दिस, ये हिस्सा क्या है भाई? ये सफेद वाला पार्ट मॉन्सल एरिल, यही खाया जाता है। चलिए अगले सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल क्या पूछा है साथियों? फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। आप लोग मार्केट में जो देखते हैं बढ़िया बढ़िया केला जो रखा रहता है ठेलों पर, सब पकाया हुआ आजकल आ रहा है। गर्मियों में आम पकाया हुआ मिलता है, यहाँ पे लीची भी पकाई हुई मिलती है। तो उसमें एथिलीन गैस लगा करके एथिलीन से जो है पकाते हैं, यही वो रसायन है। चलिए अगले सवाल पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्त। पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। पपेन नामक एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है मक्का मेज, क्या कहते हैं? जिया मेज कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है। बी ऑप्शन है पपीते में कैरिका पपाया, बॉटनिकल नेम है। सी ऑप्शन है फूल गोभी, बॉटनिकल नेम यहाँ पे ब्रेसिका ओलेरेसिया है। डी विकल्प है इनमें से कोई नहीं, मतलब कोनो नहीं, कुछ नहीं। तो पपायन एंजाइम की बात करेंगे तो ये पपीते में पाया जाता है, कैरिका पपाया, इसका क्या होगा? करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर है साथियों। कैसे? यहाँ पे पपेन और पपाया आप लोग ऐसे ही रिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। निम्नलिखित में से सर्वथा अलग है, सबसे भिन्न कौन सा है? ए ऑप्शन है गौरैया स्पैरो, बी ऑप्शन है गिलहरी स्क्विरल, सी ऑप्शन है चमगादड़ बैट, डी ऑप्शन है तोता पैरट। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, गौरैया क्या है? पक्षी वर्ग में आती है। यहाँ पे गिलहरी देख लीजिए, ये स्तनपायी है, मैमल है। और चमगादड़ देख लीजिए, ये भी स्तनधारी है। तोता देख लीजिए तो ये पक्षी है। तो अब इसमें से 2 स्तनधारी दिया गया है, मैमेलियन दिया है, और 2 आपका क्या दिया गया है? पक्षी वर्ग दिया है। तब तो भाई 2-2 ऑप्शन आ गया, 50-50 का आंसर आ गया। तो अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे भाई, गौरैया,
चमगादड़ और तोता ये तीनों बिल्कुल उड़ते हैं बढ़िया जबरदस्त तरीके से, यानी फुल फ्लाइट करते हैं। जबकि गिलहरी में देखे होंगे आप लोग कि ये सरकने का काम करती है, फुर्तीली होती है। तो एक टर्म होता है फ्लाई, एक टर्म होता है फ्लाई। तो फ्लाई करने का काम गौरैया, चमगादड़ और तोता का है। और दूसरा टर्म एक होता है ग्लाइड। तो ग्लाइड का मतलब होता है सरकना। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग रियल में नहीं देखे होंगे तो मोबाइल में ही सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पर, तो गिलहरी को ग्लाइड करते हुए आप लोग देखेंगे, फुर्तीली होती है। तो यहाँ पे चूंकि गौरैया, चमगादड़, तोता ये दोनों पूरी पूरी उड़ान भरते हैं, तो ये तीनों अलग हो जाएंगे और गिलहरी यहाँ पे सबसे अलग हो जाएगी। इस लेवल का भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि जैसे जैसे परीक्षाएं अब होता जाएगा, कठिन होता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी तो परीक्षा कठिन होता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, स्तर। अब अगला सवाल है, चमगादड़ है एक, चमगादड़ क्या है? एक पक्षी है, एक मत्स्य है, या स्तनधारी है, या कीट है? तो अभी हमने आपको बताया कि स्तनधारी है, ये मैमल के अंतर्गत आता है। अब सोचिए आप लोग कंफ्यूज होंगे कि सर जी चमगादड़ तो भैया उड़ता है ना, तो उड़ान के कारण इसको पक्षी कहिए, लेकिन नहीं कहा जाएगा पक्षी, पक्षी नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसके कैरेक्टर मैमल से मिलते हैं। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि क्या व्हेल मछली है, कमेंट करके बताइएगा, मछली है या फिर स्तनधारी है, ऐसे ही आपसे सवाल पूछता है। यहाँ पे मछली की बात आ ही गई है तो एक और सुन लीजिए, राष्ट्रीय जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव भारत का कौन सी है? गंगा डॉल्फिन है। कौन सी है भैया? गंगा डॉल्फिन है। तो इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे, 13 नंबर का क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। देखिए भाई क्या पूछा है, 13 नंबर का सवाल है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। अब हमारी देखने की क्षमता मतलब 6x6 होती है नॉर्मल, बिना चश्मे के। तो यहाँ पर देखिए भाई, कुछ पक्षी हमारी तुलना में इस 6x6 का भी 4 गुना देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से पक्षी हैं? तो देखिए, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध, कौवा तथा मोर। यहाँ पर देखिए, चील की निगाह से बच नहीं सकते। अगर कोई ज्यादा देख लेता है ना तो गांव में कहते का भैया तुम्हारी चील की निगाह है, तुम्हारी बाज की निगाह है, या भैया बिल्कुल गिद्ध जैसा देख रहा है। बहुत ध्यान से। तो करेक्ट आंसर सी है, चील की निगाहों से बच नहीं सकते, बाज से बच नहीं सकते, गिद्ध से बच नहीं सकते। बाज को क्या कहते हैं भैया? आसमान का राजा कहते हैं। ये जमीन पर अपना शिकार दूर से ही देख लेता है। तो ऐसे याद रखिएगा, चील, बाज, गिद्ध ये भाई वो पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना अधिक देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों आप लोगों के स्क्रीन पर, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? यूपीटीटी 2011 का सवाल। ए ऑप्शन है पैरासाइट, बी ऑप्शन है डिकम्पोजर अपघटक, सी ऑप्शन है स्कैवेंजर, डी ऑप्शन है ऑम्निवोर। यहाँ पर अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला, मान लीजिए भाई कोई कुत्ता है मर गया, मान लीजिए कोई शेर है वो मर गया, तो अब गिद्ध क्या आएगा? इन दोनों को खाएगा। तो वो क्या हो जाएगा भाई? स्कैवेंजर कहलाएगा, मुर्दाखोर कहलाएगा। करेक्ट उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर सी है, स्कैवेंजर कहा जाता है। आइए अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है? सबसे पहला सवाल बन जाएगा कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो एम स्लीडन तथा टी स्वान, MSTS करके याद रख लीजिए, एम स्लीडन, मैथियस स्लीडन तथा थियोडोर स्वान। एक जो है वनस्पतिज्ञ थे, एक जो है जंतु वैज्ञानिक थे। एम से होता है मेथी, तो मेथी क्या है? वनस्पति है। तो एम स्लीडन क्या थे? वनस्पतिज्ञ थे। टी स्वान से देखिए, स्वान क्या है भैया? हंस है, तो हंस जानवर है। तो टी स्वान से याद रखेंगे कि ये जूलॉजिस्ट थे, जंतु वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब कोशिका सिद्धांत को विषाणु जो है इसका पालन नहीं करता है, इसीलिए इसको कोशिका माना ही नहीं जाता है। जा बहुत तुम आदमी होवे नहीं करो, इस प्रकार से। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे साथियों। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आइए ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हैं। पहला कथन है, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। ठीक है, पढ़ लिए हम। तीसरा देखिए, शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास आयोजित किया जाता है। तो भाई यह भी कथन पढ़ लिए। अब चलिए, हमने तीनों कथनों को पढ़ लिया है। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? 1 और 2,
बी 1 और 3, सी 2 और 3 और डी केवल 2। अब अगर आप भी ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए पहला कथन देखते हैं, नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो भाई ये हमारी जानकारी के अनुसार, आप सबकी जानकारी के अनुसार बिल्कुल आयोजित किया जाता है, तो ये कथन सही है। दूसरा विकल्प देख लीजिए, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में वर्ष 2016 में शामिल किया गया। अब यहीं पर हमको कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि कुंभ मेले को तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल तो किया गया है, लेकिन वर्ष 2016 में ना शामिल करते हुए वर्ष 2017 में शामिल किया गया था। तो चोरी पकड़ी गई, चोर पकड़ा गया, विकल्प 2 यहाँ पर गलत है। अब आइए तीसरा देख लेते हैं, शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास आयोजित किया जाता है। तो अब यहाँ पे शाकुंभरी देवी मेला की बात करेंगे हम, तो ये सहारनपुर के पास आयोजित किया जाता है, ये बिल्कुल ठीक बात है, तो ये कथन सही है। अब कौन कौन से कथन सही है? पहला कथन सही है, तीसरा सही है और दूसरा वाला कथन गलत है। इसमें पूछा क्या गया है कौन कौन से कथन सही नहीं है, तो दूसरा कथन सही नहीं है। तो अब आपको टिक किस पे करना रहेगा? गोला भरना रहेगा ऑप्शन डी पर, या आपके क्वेश्चन पेपर में अगर प्रश्न आता है तो जिस विकल्प में रहेगा वो भरेंगे, इतना तो आप लोग जानते हैं। आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन, रामायण मेले की परिकल्पना किसने की थी? अब आप में से कई दोस्त इस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि आप उसी में भ्रमित हो जाएं, है ना। तो रामायण मेले की परिकल्पना किसने की थी? ए ऑप्शन है श्रीपति मिश्रा जी ने, बी ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने, सी ऑप्शन है पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने, और डी ऑप्शन है यहाँ पर श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने। अब देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका कार्ड दे रहा हूं, ये इनसे रिलेटेड नहीं है रामायण मेले से। अब या तो श्रीपति मिश्रा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या श्री योगी आदित्यनाथ जी। अब आप में से कई सारे लोग क्या करेंगे भाई, गलत कर देंगे कि योगी जी ने शुरू किया था, लेकिन ये इस प्रश्न का गलत उत्तर हो जाएगा। बहुत इसका भाई चौंकाने वाला आंसर होगा। रामायण मेले की परिकल्पना किसने की थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने की थी, समाजवादी विचारक थे, आप लोग जानते हैं, इनके नाम से पार्क भी बना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। तो इन्होंने रामायण मेले की परिकल्पना की थी, सोचा था कि रामायण मेला आयोजित करना चाहिए। अच्छा आपसे एक सवाल और पूछ ले कि रामायण मेले को आयोजित कहाँ किया जाता है? तो एसी में, आप लोग एसी में बैठे रहते हैं तो बड़ा मजा आता है ना, ठंडा ठंडा लगता है, बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है। तो ए से हो जाएगा अयोध्या और सी से हो जाएगा चित्रकूट, है ना। तो अयोध्या और चित्रकूट में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है, तो एसी, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे चित्रकूट और अयोध्या में रामायण मेले का आयोजन किया जाता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, परिकल्पना की थी किसने? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने। तीसरा क्वेश्चन कि उस समय किस मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था? तो वर्ष 1982 में जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो एक बार फिर से तीनों सवाल सुन लेंगे। रामायण मेले की परिकल्पना किसने की थी? तो राम मनोहर लोहिया जी ने। उद्घाटन किसने किया था? तो श्रीपति मिश्रा जी ने, देन चीफ मिनिस्टर थे, करंट चीफ मिनिस्टर थे उस समय। उसके बाद में आपका कहां कहां लगता है? तो एसी, अयोध्या और चित्रकूट में। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, 18 नंबर का साथियों स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? मेला दिलों का आता है, ये गाना सुने होंगे, तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? हमीरपुर ए ऑप्शन, झांसी बी ऑप्शन, कानपुर सी ऑप्शन और मथुरा डी ऑप्शन। करेक्ट आंसर इसका डी है, मथुरा। मथुरा में प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 85 या 86, कहीं पर 85 दिया है, कहीं पर 86 दिया है, तो इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेकिन सर्वाधिक मेले आयोजित किए जाते हैं, ये पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, ये सब आपके सिलेबस से क्वेश्चन है, आपका सिलेबस में है ना सब, मेला, संचार और भोजन पोषण स्वच्छता, ये सारी चीजें आपने सिलेबस देखा होगा। अंबाजी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? अब नया सिलेबस जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें पता चलेगा, वैसे कोई बदलाव की संभावना नहीं है, बहुत कहीं 2% चाहे इधर उधर हो जाए, चेंज नहीं होगा। अब प्रश्न संख्या 19 स्क्रीन पर है साथियों आपके, अंबाजी मेला कहां आयोजित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है गुजरात राज्य में। आगे देखेंगे अगले सवाल को, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हरेला पर्व कहां मनाया जाता है? प्रश्न है 20 नंबर का, हरेला पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है, यूपी टेट 2011 का सवाल है, और नगरीकरण अर्बनाइजेशन इसका जो है
करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 22 नंबर का विश्व जल दिवस। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे एवरी ईयर कब मनाते हैं? ए विकल्प 22 फरवरी, बी विकल्प 2 फरवरी, सी विकल्प 22 मार्च और डी विकल्प 16 सितंबर। अब यहाँ 3 से 4 क्वेश्चन बनेगा, सभी लोग अपने डायरी में नोट करेंगे, अपने कॉपी में नोट करेंगे। पहले तो 2 फरवरी के बारे में सुन लेंगे, तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाते हैं। 22 मार्च की बात करें तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। ठीक इसके एक महीने बाद 22 अप्रैल की बात करें तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। ठीक इसके एक महीने बाद 22 मई की बात करें तो यहाँ पे विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। उसके बाद में 16 सितंबर की बात करें तो ओजोन डे मनाते हैं, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। तो क्या क्या आपको मिला? विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। इतना सवाल याद रखिएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 23 नंबर का प्रश्न स्क्रीन पर, सलोनी की मां डैश के लिए रोजाना तालाब से ले पानी में फिटकरी डालती है। तालाब से लाई हुई पानी में, तालाब से लाकर पानी में फिटकरी डालती है, किस लिए? तो पानी को रंग रहित करने के लिए। तो पानी तो ऐसे ही कलरलेस होता है, उसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, अपद्रव्य होते हैं, वही जो है रंग देते हैं पानी को। मान लीजिए पानी में हम अगर जो है काली रेत मिला दें तो पानी काला हो जाएगा, कुछ समय के लिए दिखेगा। तो इस प्रकार से, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा विकल्प देखिए, सलोनी की मां हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए रोजाना तालाब से पानी ला करके उसमें फिटकरी डालती है। तो यही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी सॉल्वेंट है उनको जो है फिल्टर करने के लिए, क्योंकि फिटकरी आप लोग जानते हैं इसका नेचर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी नदी अथवा जलाशय के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? यूपी टेट 2013 का प्रश्न। करेक्ट उत्तर बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर का, भारत के किस राज्य में, क्या है प्रश्न, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई? तब देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं भैया मम मम चाहिए, पानी नहीं मांगते हैं शुरुआत में। जो लोग गांव के होंगे वो जानते होंगे, तो मम मानते हैं, तो मन मम से ही याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुआ था। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे। प्रश्न 26 है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था? वर्ष 1972 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? करेक्ट उत्तर इसका विकल्प बी है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक सवाल और यहाँ पर बनता है महत्वपूर्ण, शांत घाटी, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो शांत घाटी केरल में स्थित है। लायन टेल्ड मकाक के लिए ये फेमस है। ये भी कभी कभी पूछ लेता है ना कि किस जानवर के लिए फेमस है, तो लायन टेल्ड मकाके के लिए। अगला देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण मापन से संबंधित है? तो यहाँ पे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो आपका सीबीएसई हो गया भाई, जो कि सीटेट एग्जाम करवाती है और 10-12 का जो है पेपर होता है। यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, सीपीसीबी। अब आप लोग सीपीसीबी को याद रखेंगे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल, सीपीसीबी है ना, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसको अंग्रेजी में कहेंगे, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। चलिए फिर से एक बार सुन लेंगे इसको, कौन सी एजेंसी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। चलिए अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पर है। यहां पर देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? तो मलेरिया के अलावा और कौन सा इसमें सही हो सकता है? सब गलत है, मलेरिया इसका सही उत्तर है। जब दूषित जल इकट्ठा होता है भाई, दूषित जल जब इकट्ठा हो जाता है तो आप लोग जानते हैं मच्छर के लार्वा इसमें पनपने लगते हैं। अब जब लार्वा पनपेंगे तो क्या होगा भैया, मच्छर बहुत सारे पैदा होंगे, उड़ेंगे, और उड़ने के बाद में आपको काटेंगे, तो मच्छर काटने से क्या होता है, मलेरिया रोग हो जाता है। आगे चलेंगे, अगले सवाल को देखेंगे 30 नंबर का, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है हाजीपुर। यहाँ पर साथियों इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर ए ऑप्शन है,
गोरखपुर में स्थित है नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर्स। साथियों, जैसा कि आपके पेपर में 30 सवाल ईवीएस के आते हैं, उसी के आधार पे हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट तीसरा था। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्त। और अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।